गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल बात किया था कि एक पाठ और हम लोगों को व्याकरण से करना है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समास होता क्या है। समास का मतलब होता है चीज़ों को मिला देना, किसी चीज़ को मिलाना, समेटना, तो उसी को समास कहा जाता है। अब यहाँ जो व्याकरण में हम जब समास पढ़ रहे हैं तो इसमें है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक बना देना, संक्षिप्त करके, उसको अर्थ नहीं बदले लेकिन वो छोटा हो जाए, इस प्रक्रिया को समास करना कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा जो हम कहेंगे वो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। और इस विधि से जो नए शब्द बनते हैं, ये जो क्रिया हम करते हैं इनको समेटने का और जो नया शब्द बनाते हैं, उस बने हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। बहुत लोग उसको भी समास ही बोल देते हैं, नहीं, समास उस क्रिया का नाम है। वो जो काम हुआ सिर्फ उस काम का नाम समास है, उससे जो निर्माण हुआ नए शब्द का उसको हम समस्त पद कहेंगे। उसके बाद जब समस्त पदों को फिर से अलग करते हैं, उनको फिर से अलग करके फैला देते हैं, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। तो समास में आप ये कुछ टर्म सुनते होंगे, कुछ शब्द ऐसे सुनते होंगे आप कि एक हो गया समास, तो समास हो गया समेटने की प्रक्रिया, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करके एक शब्द, नया शब्द बनाना हो गया, ये समास हो गया। समास की क्रिया से जो शब्द बनता है, नया शब्द, उसको समस्त पद कहते हैं। और फिर जब समस्त पद को अलग अलग कर देते हैं, फिर से फैला देते हैं, तो उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा का जल, इसमें गंगा का जल, दो पद हैं, दो शब्द हैं। शब्द और पद का भी एक बार अंतर मैं बताता हूँ। शब्द जब स्वतंत्र होता है तो शब्द कहलाता है, ठीक है। जब किसी वाक्य का वो अंश होता है, किसी वाक्य में उसका स्थान होता है, तब उसको हम पद कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो गंगा का जल, इसमें जो उदाहरण पहला दिया हुआ है, इसमें दो पद हैं, गंगा और जल। अब इसको जब हम समास करेंगे, इसको जब हम समेटेंगे, तो हो जाएगा गंगा जल। ये हो गया समास करना। तो गंगा जल हो गया समस्त पद। पहले था गंगा का जल, फिर उसको हमने समास की क्रिया वहाँ पर की, तो ये हो गया गंगा जल। अब फिर जब वापस उसका विग्रह करेंगे, विग्रह मतलब अलग करना हुआ, तो जब हम उसको अलग करेंगे तो वो हो जाएगा गंगा का जल वापस से। तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहेंगे। तो सबसे पहले समास करते हैं, समस्त पद बन गया। समस्त पद जब बन गया तो उसको फिर से अलग करते हैं, तो उसको समास विग्रह कहते हैं, और वो फिर उसी स्थिति में आ गया। तो कम से कम दो पद तो होने ही चाहिए समास करने के लिए, जिसमें जो पहला पद होता है, पहले का जो अंश हुआ, उसको पूर्व पद कहते हैं। पूर्व का एक अर्थ ये भी होता है पहला, तो पूर्व पद उसको कहते हैं, और जो बाद वाला है उसको उत्तर पद कहते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको आगे बताया जाएगा, किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों प्रधान होते हैं, तो ये चीज़ें आप तब समझ पाएंगे। इसलिए पहला जो पद होता है, यानी कि पहला जो शब्द होता है, उसको पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। अब है समास के प्रकार। समास को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जो कि 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, नहीं, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इनको हम एक एक करके समझेंगे।
तो सबसे पहले जो चीज़ समझनी थी वह कि समास है क्या। तो वो आप समझ गए कि जब हम किसी चीज़ को संक्षिप्त बनाते हैं, संक्षेप में उसको ले आते हैं, संक्षेप वाले स्थिति में, यानी संक्षेपण करते हैं उसका, तो वो समास उस क्रिया को कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पद को जब हम छोटा बनाते हैं तो वो प्रक्रिया समास हो गई। जो नया शब्द बना उसको समस्त पद कहेंगे, फिर से जब उसको अलग करेंगे तो उसको समास विग्रह कहेंगे। ये तीन चीज़ें होती हैं। समास करने के लिए कम से कम दो पद चाहिए, जिसमें पहला जो होता है उसको पूर्व पद कहेंगे, दूसरे को उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, इसके 6 प्रकार हैं। पहला हो गया तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। अब इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास समझते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें पहला पद गौण होता है, मतलब उसका उतना महत्व नहीं होता है, और उत्तर पद, पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला प्रधान होता है, उसकी हम लोग उसको मुख्यता दी जाती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तर पद जो है वो विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। तो विशेषण की विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। तो पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है और बात हो रही होती है उत्तर पद की, जो कि विशेष्य होता है, यानी पूर्व पद उसकी विशेषता बता रहा होता है। जैसे रसोई के लिए घर, तो यहाँ समास जो बनेगा, समास होकर के जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा रसोई घर। तो इसमें क्या हो जाएगा, घर जो है वो विशेष्य, घर किस काम के लिए है, तो रसोई बनाने के लिए है। तो यहाँ बात उस घर की हो रही है, तो वो प्रधान हुआ और रसोई उसकी विशेषता बता रहा है कि इस घर में क्या होता है, तो रसोई बनता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझें, रसोई के लिए घर। तो इसका जब हम समास करेंगे तो हो जाएगा रसोई घर। ठीक है, अब इसमें उत्तर पद हो गया घर और पूर्व पद हो गया रसोई। ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, उत्तर पद। ठीक है, अब घर यहाँ मुख्य है कि ये घर किस काम के लिए है, तो रसोई के लिए है। तो घर की विशेषता ये बता रहा है। तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। ज़्यादातर जो समस्त पद हैं वो तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जो समास की प्रक्रिया होती है उसमें बीच की विभक्ति का लोप होता है। लोप होने का मतलब वो गायब हो जाता है। बीच में विभक्ति, जैसे कर्ता के चिन्ह आपको, कारक के चिन्ह आपको पता है, विभक्ति चिन्ह, उन चिन्हों का लोप हो जाता है बीच से समेटने के क्रम में। तो यहाँ के लिए बीच में था, उसका लोप हो गया, तो वो बन गया रसोई घर। ये के लिए विभक्ति चिन्ह है, किसका है ये आपको पता होगा, अभी आगे उस पर भी बात करते हैं। एक और उदाहरण है थोड़ा सा इससे, मैं एक दूसरा चौक लेता हूँ, ये ठीक से दिख नहीं रहा है।
अब जैसे है एक शब्द दही बड़ा, ये एक समस्त पद है। ये समस्त पद हुआ दही बड़ा, ठीक है। इसका हम लोग पहले समास विग्रह करते हैं। तो हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा तो जरूर खाते होंगे आप लोग, तो आपको पता है कि दही में वो बड़ा डूबा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये पूरा का पूरा लोप हो गया। इसमें विभक्ति चिन्ह यहाँ है, इसी को स्पष्ट करने के लिए आगे है। तो ये लोप हो गया, ये इसमें से गायब हो गया और बचा क्या, दही बड़ा। जब इसका हम समस्त पद बनाते हैं तो ये बन जाता है दही बड़ा। तो यही क्रिया जो इसको हमने समेटा, बीच में क्या चीज़ गायब किया और बना दिया दही बड़ा। तो दही बड़ा बनाना इतना भी आसान नहीं है, ये हम लोग लिख के सिर्फ इतनी आसानी से बना सकते हैं। घर में जो बनता है उसमें बहुत मेहनत है, ठीक है। मुंह में पानी आ रहा हो तो फिर रोकना उसको। तो में डूबा हुआ वहाँ से हमने गायब कर दिया और बना दिया दही बड़ा तुरंत, ठीक है। तो समास की क्रिया यही हुई कि बीच का चीज़ हटा दिया जो काम का नहीं था, जिसके बिना काम हमारा चल सकता है, और उसको समेट के एक जगह कर दिया। तो ये हो गया समास की क्रिया। बना क्या, समस्त पद। फिर जब इसको हम अलग करके ऐसा लिखेंगे तो हो जाएगा समास विग्रह, ठीक है। अब तत्पुरुष समास जो है उसको भी अलग अलग भेदों में बांटा गया, क्योंकि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो तत्पुरुष समास के भी कई सारे भेद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यह देखना होगा कि आपने कारक मन से याद किया था कि नहीं। कारक के चिन्ह आपको पता हैं कि नहीं, होंगे ही, सभी चिन्ह आपको अच्छे से याद होंगे, लेकिन उनकी ज़रूरत अब आपको पड़ने वाली है, कारक के भेदों की। अब इनके जो भेद हैं तत्पुरुष समास के, वो हैं कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। पहला हो गया कर्म तत्पुरुष, ठीक है। पहला हो गया कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, आपने पढ़ा है सब भेद कर्ता का। तो जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। ये आपका मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि आपके पास यही किताब होगी। तो इसमें है जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। अब इसको समझिए ऐसे कि जो विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, जैसे इसके लिए मैं अगर कोई बढ़िया सा उदाहरण ढूंढता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं और अच्छा उदाहरण सोचता हूँ। सोचता नहीं हूँ, देखता हूँ एक्चुअली। अरे तो गलत कर दिया मैंने। नहीं ठीक है, मुझे लगा पहले वाक्य है फिर समास है।
हाँ, अब जैसे चलिए साधारण ही रहने देते हैं। क्या है, गृहागत, गृह को आया हुआ, ठीक है, गृहागत। उसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो अब इसमें क्या है, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो इसका हो गया लोप, ठीक है, और इसका अर्थ हो जाता है आगत, आया हुआ। तो यहाँ गृह जोड़ आगत है, गृह आगत, तो इसमें लोप क्या हुआ, कर्म कारक के चिन्ह का, ठीक है। तो इसलिए ये कर्म तत्पुरुष है। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे, आतिथ्य अर्पण, अतिथि को अर्पण, गृहागत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मरणासन, मरण को पहुँचा हुआ, शरणागत, शरण लेने को आया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। इस तरह के जितने भी उदाहरण आपको मिले वो सब कर्म कारक हैं, जिसमें को चिन्ह, उसको अगर आप विग्रह करेंगे उसका, तो आपको को चिन्ह दिखाई दे, तो आप समझिए कि ये कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। यहाँ आपको बस कारक के विभक्ति चिन्ह याद रखने हैं और देखना है कि वो चिन्ह इसमें से गायब हुआ है, मतलब ये कर्म तत्पुरुष है। आगे फिर और भी दूसरे भेद उसी तरह से हैं। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष ठीक है। करण तत्पुरुष में भी वही बात है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह होता है करण का, वो से और द्वारा होता है, वो इसमें से गायब होगा, ठीक है। और पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे इसमें से द्वारा गायब रहेगा, ठीक है। करण का ये चिन्ह है विभक्ति चिन्ह। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए जन्मांध, ठीक है, एक शब्द है जन्मांध। इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो हो जाता है जन्म से अंधा, ठीक है। अब इसमें गायब क्या हुआ, ये, तो ये है करण। मतलब आप इसको अगर एक बार ढंग से समझेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा आसान है। आपको कारक के विभक्ति चिन्हों को ध्यान में रखना है और देखना है कि उसका लोप हुआ है तो वो वही है, ठीक है। तो ये हो गया करण तत्पुरुष। गुण युक्त, गुणों से युक्त जन्मांध हो गया, जन्म से अंधा, भूख मरा, भूख से मरा हुआ, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रेखांकित, रेखा से अंकित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। तो इसमें से या द्वारा बीच से गायब रहेगा, वही हो गया आपका करण तत्पुरुष। अगला है, उदाहरण इतना सारा मुझे याद नहीं था, मैंने इसमें देख के बोला है, इसीलिए मैं इधर
रखता हूँ इस किताब को। ठीक है, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह आपको पता है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान का क्या होता है विभक्ति चिन्ह? के लिए। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था रसोई घर। ठीक है, रसोई के लिए। कई बार इसका चिन्ह के को भी होता है, वो उसके लिए आपको फिर अर्थ वहाँ पर ध्यान देना होगा कि किस अर्थ में लिखा हुआ है। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हथकड़ी, आराम कुर्सी। ठीक है, गौशाला, गुरु दक्षिणा, पाठशाला, प्रयोगशाला, यज्ञशाला, ये सब संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, आज हम लोग यही 3 रहने देते हैं। इसका आप खूब बढ़िया अभ्यास कीजिए। आगे चल के हम लोग अभी और बाकी 3 भेद इसके, 3 ही अभी जाना ना हमने, कर्म, करण और संप्रदान। तो उसके बाद बच गया आपादान, संबंध, अधिकरण और नई तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी के जो भेद हैं उनकी बात करेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे। आप लोग इसका खूब बढ़िया अभ्यास कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो दिक्कत है फिर मुझसे पूछिएगा कि ये वाला नहीं समझ में आया, फिर मैं उसको करवा दूंगा। धन्यवाद।